हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 प्रीवियस पेपर लैब टेक्नीशियन वर्सेस 2025 लैब टेक्नीशियन। ठीक है, क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से अगर 2025 में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, कि क्या ट्रिक होती है, किस तरीके से समझे हम क्वेश्चन को। पहले तो हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके समझे, उसके कॉन्सेप्ट समझे, तभी आप उसको सोल्व कर पाओगे। जैसे कि ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया है कि विच फैक्टर वुड इंक्रीज टिश्यू प्रोसेसिंग टाइम फॉर अ हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन। ठीक है, अब हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन में आप लोग जानते हो कि इसमें बायोप्सी और ऑटोप्सी दोनों सैंपल होते हैं और टिश्यू प्रोसेसिंग आप सभी लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो टिश्यू प्रोसेसिंग में हम लोग क्या करें, फिक्सेशन, डिकैल्सिफिकेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, रिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और फिर हम स्टेनिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, टिश्यू प्रोसेसिंग की पूरी कंप्लीट प्रोसीजर है। तो टिश्यू प्रोसेसिंग के ऊपर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप पूरी एकदम टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है कि हिस्टोलॉजिकल नमूने के लिए कौन सा कारक ऊतक प्रकरण समय पर बढ़ाएगा। अगर इस देखो ये क्वेश्चन को कितना घुमाया हुआ है, इसको सिंपल भी पूछ सकता था कि जो टिश्यू प्रोसेसिंग है उसमें कौन सा कारक टिश्यू प्रोसेसिंग को प्रभावित करता। ठीक है, ऐसा ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको इजी से कर पाते हो। लेकिन इसमें क्या बोलेगा, प्रकरण समय बढ़ाएगा, मतलब जो टिश्यू प्रोसेसिंग में जो समय लगेगा, ठीक है, ज़्यादा समय लगेगा, तो कौन सा ऐसा कारक है। तो हमें इसको पहले तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो, समझो। जैसे कि इसमें जेंशल हीट और डेंस टिश्यू, जेंशल एजिटेशन एंड वैक्यूम इंटरेक्शन पूछ लिया है। ठीक, तो इसमें हम कैसे समझे कि जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हीट करते तो वो जल्दी बन जाता है, और उसको प्रेशर डालते जैसे प्रेशर कुकर में पकाते तो भी जल्दी बन जाता है। तो वो तो जल्दी प्रोसेस हो गई ना, प्रोसेस जल्दी हो गई। लेकिन उस प्रोसेस को ऐसा कौन सा कारक है जो बढ़ाएगा। तो देखो, अगर ज़्यादा कोई सॉलिड मटेरियल हो, ठीक है, तो उसको पकाने में ज़्यादा समय लगता है। तो इसमें ये जो घना ऊतक है, जटिल टिश्यू है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी तरीके से ना तो वो फिक्सेशन होगा और ना ही वो डिहाइड्रेशन होगा और ना ही वो डिकैल्सिफाई होगा, मतलब जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। तो वो टिश्यू जो प्रोसेसिंग टाइम को है ना, ज़्यादा टाइम लेगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर पूछी गई है, टिश्यू प्रोसेसिंग में कौन सा कारक है वो टाइम बढ़ाएगा। तो जो जटिल टिश्यू क्या होंगे, वो तो ना जल्दी डिकैल्सिफाई होंगे और ना ही क्लियरिंग होंगे, ना ही डिहाइड्रेट। तो इसमें सब में ये ज़्यादा टाइम लेगा, तो पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग का समय ये बढ़ा देगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा, घना ऊतक आएगा। ठीक है, डेंस टिश्यू होंगे, वो क्या जल्दी से स्टेनिंग नहीं हो, वो पूरी प्रोसेसिंग में ही टाइम लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा जाएगा कि विच टेस्ट रिजल्ट वुड इंक्रीज इन अ यूरिन स्पेसिमेन सिटिंग एट रूम टेम्परेचर फॉर 3 हॉर्स। कि देखो, नॉर्मली जो यूरिन को प्रिजर्वेशन जो समय रहता है, ठीक है, कि कितने ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कितने समय के अंदर यूरिन टेस्ट को परफॉर्मिंग कर लेना चाहिए। तो 1 से 2 घंटे का रहता है, लेकिन मोस्टली जो रहता है वो 2 आवर्स के लिए रहता है। लेकिन इसमें क्या पूछ लिया, यदि हम उसको 3 घंटे तक रखेंगे तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, किसका परिणाम बढ़ सकता है। ठीक है, तो यूरिन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रेट होता है। ठीक है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में। तो वो क्या हो जाएगी कि जो हमारा नाइट्रेट है वो क्या है जाएगा, उसमें बढ़ जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया तो ग्रो कर ही जाएंगे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, नाइट्रेट इसका राइट आंसर आएगा। ल्यूकोसाइड से WBC से कोई लेना देना नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम कुछ नेगेटिव पॉइंट उसको निकाल दो पहले, तो अगर हमको पता है तो। नहीं पता है तो 1-2 बार अच्छे से सोचो। ठीक है, क्योंकि बिलीरुबिन भी एक टेस्ट है, यूरोबिलीरुबिन, तो ये क्या है, कलर वाले टेस्ट हैं। ठीक है, तो वो क्या ज़्यादा समय से उसमें कलर ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। हाँ, अगर इनको सनलाइट में रखो, धूप में रख दो, तो उसको प्रकाश के कारण ये ज़रूर बिलीरुबिन और यूरोबिलीरुबिन इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा हम कोरिलेट करके समझ सकते हैं। अगर इस नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आया था हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोस्कोपिक इन क्लिनिकल लेबोरेटरीज। ठीक है, तो नैदानिक प्रयोगशाला में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सूक्ष्मदर्शी कौन सा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट, डार्क लेड, फेस कॉन्ट्रैक्टर और लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो अगर, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर से,
तो इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी होता है उसको बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने के लिए, एक नैनोमीटर, क्योंकि सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो नैनोमीटर होती है, ओके, जिसको हम वायरस से नापते हैं। तो वायरोलॉजी में इसका मेन यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, वायरस को देखने के लिए। तो ये तो नैदानिक प्रयोगशाला में, तो वहाँ पर वहाँ तो हमेशा वायरस की स्टडी नहीं हो पाएगी ना, वहाँ सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी हमें, ठीक है, मलेरिया की स्लाइड देखनी होगी, किड अदर स्लाइडें देखनी होगी। तो जो रूटीन, तो हम लोग रूटीन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो हट ही गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ओनली ऑन वायरस के लिए, ठीक है। डार्क फील्ड को कैसे समझे, जो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है तो ये चमकीले बैक्टीरिया को लिए, ठीक है, जो बैक्टीरिया चमकीले होते हैं, जैसे एक मूवी में वो एक पुलिस वाला, एक जो चोर होता है, उसको अंधेरे में हंसने के लिए बोलता है, तो उसको दांत कैसे चमकते हैं। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक में उसका पूरा बैकग्राउंड क्या होता है, उसमें डार्क होता है, सिर्फ जो चमकीले टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि स्पायरोचिट्स क्या होते हैं, वो एक चमकीले टाइप के होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक, तो ये भी यूज़ नहीं होंगे हमारे नॉर्मल लैब में, देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो लाइट माइक्रोस्कोपिक आएगा। अगर इसमें वो भी दे सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी दे सकते हैं, ठीक है, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप भी दे सकते हैं। बाइनोकुलर का मतलब होता है अगर सिंगल लेंस होगा तो सिंगल माइक्रोस्कोप, और जो अगर दो लेंस होंगे तो वो बाइनोकुलर हो जाते हैं, ठीक है, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी रूटीन में आता है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे दे, ठीक है, तो ध्यान रहे ऐसी चीज़ों का। नेक्स्ट है रेफ्रेक्ट्रोमीटर इज यूज टू टेस्ट, ठीक है, रेफ्रेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो जैसे कि देखिए हीमोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन के ऊपर ही नाम आता, ठीक है। अगर इसका आंसर ए होता तो हम लोग क्या बोल सकते कि वो नाम आता वो हीमोग्लोबिनोमीटर, ऐसा कुछ आता है, ठीक है, हीमोग्लोबिनो यूरिनोमीटर ऐसा कुछ नाम आता, ठीक है। उसमें और क्या था, यूरोबिलिनो इन यूरिन, तो ये वो नाम के ऊपर से भी स्केल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो यूरोबिलिनोबिन हम लोग नापते हैं तो स्ट्रिप से नापते हैं, एक वो कार्ड आता है इसमें शुगर, प्रोटीन, ठीक है, वो सारी चीज़ें कलर इमेज के थ्रू देखते हैं। लेकिन ये स्पेक्ट्रोमीटर दिया है, ठीक है, इसको देखो समझने की बात है, ठीक है। इसका आंसर यूरिनो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे आई है, तो इसको हम कैसे समझे, तो देखो पहले हम ऐसा समझे कि अगर एच बी के ऊपर से रहता तो एच बी के ऊपर आता है, इसका जो मीटर आता है, ठीक है। अगर इसमें तो एच बी तो हमारा हट ही गया, ठीक। नेक्स्ट है हमारा यूरोबिलिनोजन, तो ये है क्या है, ये कलर ही, इसमें कलर मैच करते हैं यूरोबिलिनोबिन का, ठीक है। तो इसके ऊपर से भी स्केल्स आता है। तो इसमें के यूनिक नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो रिफ्रेक्टोमीटर्स होता है वो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने के लिए। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है उसमें गाढ़ापन, कितना कितना गाढ़ापन है, जो हमारा जो यूरिन सैंपल होता है वो कितना गाढ़ा है, ठीक है, कितना कंसंट्रेशन है। तो उसकी कंसंट्रेशन देखने के लिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने के लिए रेफ्रेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऐसे आप पहले कोरिलेट कर लो भाई, हीमोग्लोबिन तो हीमोग्लोबिन कोई मीटर होगा उससे नापेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि विच मेटल इज यूज टू मेक अ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। तो ये तो हमारी, देखो ये सब्जेक्ट रिलेटेड से नहीं क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ये हमारे सब्जेक्ट या कोर्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें इसको सोल्व करना है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो कोई भी चीज़ें, कोई भी मेटल की जो चीज़ें होती है वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी, वो मेटल से ही बनेगी, ऐसा दिमाग लगाना कि वो मेटल से ही बनेगी। तो पोटेशियम और सोडियम तो हम ऐसा इसमें कोरिलेट करते हैं कि पोटेशियम और सोडियम, तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन मेटल और मेटल थोड़ी है ये, तो इन दोनों को तो हम ऐसे ही हटा देंगे, ठीक है। बचे दो बचे निकिल और गोल्ड, तो सोने से तो पेचकस बना ना सके, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, निकिल, ठीक है, निकल हमारा राइट आंसर रहेगा। ऐसा को रिलेटेड करके पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट मीडिया विल कंटेन एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, जो माइक्रोबायोलॉजी में हमने मीडिया यूज़ किए थे, ठीक है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में अगर हमारे इसमें अगर, ठीक है, या एक्यूरेसी रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमें अदर लैब में ट्रांसफ़र करना होता है, तो किसी मीडिया में रख कर ही उसको भेजते हैं, ताकि उसके अंदर कोई डिकंटामिनेटेड वो ना हो, ठीक है, वो सिंपल क्या डिकंटामिनेट ना हो और वो सही तरीके से पहुंच सके, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या नोटिस करेंगे, हिंदी में हम पढ़ेंगे कि एक सूक्ष्म जीव विज्ञान परिवहन माध्यम में सक्रिय चारकोल होगा, ठीक है। तो इंग्लिश का तो हिंदी का तो हमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आते, तो आप
इंग्लिश को अच्छे से समझ लें। बहुत ही ऐसे रेयर क्वेश्चन है जो हिंदी में समझ में आते हैं, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग कुछ की कुछ ही जाता है, तो इसमें हम लोग सही नहीं कर पाते। तो इसमें देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसमें क्या पूछा कि उसमें एक्टिवेटर क्या है, क्या एक्टिवेटर है। जैसे कि हम ईडीटीए ऑयल लेते हैं, तो ईडीटीए ऑयल इसके अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है। तो वो क्या करके रखता है, एंटी कोगुलेंट उनको ब्लड को हमारे को प्रिजर्व करके रखता है, ठीक है। वो ट्रांसफर मीडिया, तो इसमें क्या कंटेंट है वो सारी चीज़ें पूछी गई है। तो प्रिवेंशन ऑफ कि इसमें अधिकतर बच्चे क्या प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरिया करके आ जाते हैं, ठीक है, कि जीवाणु की मृत्यु को रोकने के लिए। तो वो उसकी मृत्यु को रोकने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है, और नहीं उसको, ठीक है। इसमें क्या क्या है, धुंधला प्रक्रिया में मदद करने के लिए टू हेल्प स्टेनिंग प्रोसीजर, तो ये भी स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या मदद करेगा वो, ठीक है। तो वो किसके लिए किया जाता है एब्जॉर्ब्स ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, उसमें के उसके अंदर जो ठीक है, उसके अंदर जो सैंपल के अंदर जो, क्योंकि जो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, अगर टॉक्सिसिटी उसमें बढ़ जाएगी तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस जो टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि जो बैक्टीरिया होंगे वो कुशल रहे, ठीक तरीके से रहें, ठीक है। तो उसका काम पूछा गया है, जैसे ब्लड को क्लोट होने से रोकना, ठीक है, ब्लड को क्लोट होने से रोकता है। उसी प्रकार ये क्या करता है, वो जो एक्टिवेटर होता है वो बैक्टीरिया उसके जो सैंपल में जो टॉक्सिसिटी बनी रहती है उसको रोकने के लिए वो अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो टू अब्जॉर्ब टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कुछ सॉल्वेंट नहीं जो सभी चीज़ों को घोल सके सिवाय पानी को छोड़कर, ठीक है। पानी ही ऐसा एक तत्व है, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस है जो सारी चीज़ों को घोल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि इसका आंसर वाटर ही है आए, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, वाटर ही, ना ही इसमें सोडियम क्लोराइड, ठीक है, या 10% इथेनॉल। तो अधिकतर दिमाग लगाते कि नहीं यार इसमें कुछ और आंसर भी हो सकते, तो वो गलत टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं आएगा, सोडियम क्लोराइड भी नहीं आएगा, ठीक है, और 10% इथेनॉल भी नहीं आएगा। इसका जो राइट आंसर आएगा वाटर, क्योंकि वाटर ही ऐसा एक सब्सटेंस है जो सारी चीज़ों को घोल सकता है, ठीक है। ये इसके ऊपर से क्वेश्चन बोलते हैं विलय और विलायक, ठीक है। जैसे शक्कर है, शक्कर विलय है, घुलने वाला है, विलायक कौन है, पानी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेंगे, तो आप नेक्स्ट पेपर में तैयार रहें। ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, ठीक है, इसको समझना बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं कि कन्वर्टेड 41 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में इसको बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ भी आ गया ऊपर नीचे, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसको किस तरीके से समझे। सभी को पता है कि 37 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 98.6 आता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, 37 से 41, मतलब 5 यूनिट बड़ी है, ठीक है, 5 डिजिट बड़ी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आने वाला है, ओबियसली 100 से तो ऊपर ही आएगा भाई। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, इसका अगर किसी को अगर आंसर नहीं आया तो किस तरीके से सोल्व करना है। हालांकि 41 से कम भी कर सकता है, 37 से कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो इसमें बढ़ा के पूछा है, तो हो सकता है नेक्स्ट बार अगर कम भी कर ले, या इसमें वेरिएशन तो कैसे करना है, ठीक है। तो अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट हो सकता है, तो 41 में तो ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो 41 में यहाँ पर कितना आएगा, जैसे एक 100, तो 100 तो नहीं होता ना, 100 तो लगभग 37 में ही हो जाता, तो 100 तो हो ही नहीं सकता। 74 तो किसी भी हाल में नहीं होगा, कम थोड़ी होगा, ठीक है। 120, हाँ इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है, कन्फ्यूज़न 110 और 105 में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन हमें वहाँ पर डिजिट बढ़ाने हैं। क्या बढ़ाने हैं, डिजिट। जैसे कि उसमें 5 डिजिट बढ़ाया, तो हम इसमें अगर 5 डिजिट बढ़ाते हैं तो कितने नंबर आते हैं, ठीक है। वो उस 98.6 में हम लोग 5 डिजिट अगर प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 105.8, मतलब 105 हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर यही टेक्निक है, अगर इसमें 51 भी कर देंगे तो हम और इसमें 10 क्या कर देंगे, 10 डिजिट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 115, ठीक है। अगर 10 बढ़ा दिया तो 41 से अगर 51 कर दिया तो
हम इसमें ऐसा जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऐसा दिमाग लगा लेना है कि जब 37 डिग्री सेल्सियस में 98 उसका फ़ारेनहाइट हो सकता है, तो 41 में कितना, 41 में ज़्यादा ही आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हट ही गए हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न था 10 और 5 में, तो जो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है, 105, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखो, विच यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट, अभी हमने ऊपर डिस्कस किए कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, हमने अभी जस्ट बताई, नैनोमीटर, ठीक है। इसके ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन में क्या था, सबसे छोटी यूनिट का बताया था, मिलीलीटर, ठीक है। मिलीलीटर भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मीटर, मीटर से तो हम कपड़ा ही नापते हैं। नैनोमीटर, नैनोमीटर ये किसकी मेजरिंग यूनिट है, वायरस की, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया माइक्रोमीटर में नापते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को किस में नापते हैं, माइक्रोमीटर में, और वायरस को किससे नापते हैं, नैनोमीटर में। तो सबसे छोटी बताया यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो सबसे छोटी यूनिट आएगी नैनोमीटर, ठीक है। ये माइक्रोमीटर आंसर गलत था, क्योंकि माइक्रोमीटर तो बैक्टीरिया के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ब्लड पासिंग थ्रू द लेफ्ट एट्रियम वुड नेक्स्ट इंटर, ठीक है। अब उसमें देखो, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इसमें हम 4 चेम्बर बना लेना है। जैसे सबको पेपर मिलता है, तो उस पेपर को देखो, इसमें 4 चेम्बर बना लेना है, उसमें राइट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे चारों चेम्बर बना लेना है। और हमें इसमें, ठीक है, अच्छे से उसको सोल्व करना है, ठीक। तो इसमें क्या किस में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में कहाँ ब्लड आता है, ये लंग्स से किस साइड आता है, ये लेफ्ट साइड के साइड आता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आता है, जब लंग्स से प्योर ब्लड होकर आता है तो वो किस साइड से आता है, ठीक है। इसको एक कॉन्सेप्ट से समझते हैं, जैसे इनप्योर ब्लड हमारी बॉडी में कौन से चेम्बर में भरता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाएगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट पहले जो इनप्योर ब्लड होता है वो राइट साइड ही भरता है, ठीक है। जो राइट एट्रियम में प्योर ब्लड आता है, ठीक है, फिर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाता है, ठीक है। और फिर वो उल्टे साइड आता है, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो किस साइड आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। तो लेफ्ट साइड में किस में भरेगा, वो लेफ्ट एट्रियम में भरा, ठीक है। पासिंग थ्रू द ब्लड आया ना, तो वो किस में भरा, वो लेफ्ट एट्रियम में। अब वो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में कहाँ से जाएगा, वो एरोटा के थ्रू, ठीक है, ऊपर और नीचे वो सर्कुलर बॉडी में, पूरी बॉडी में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा सी इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, इज इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 4 चेम्बर बना लेना है, ठीक है। इनप्योर ब्लड राइट साइड ही होगा, और प्योर ब्लड लेफ्ट साइड ही होगा, ठीक। इसमें वो वेन्स भी पूछते हैं कभी कभी, तो जो देखा हार्ट से लंग्स की तरफ ले जाती है वो पल्मोनरी आर्टरी होती है, और लंग्स से हार्ट की तरफ वापस प्योर ब्लड को लाएगी, वो पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन ही ये लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को ड्रॉ करेगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ वाटर इज मोस्ट केमिकल इज प्योर, ठीक है। तो सबसे मतलब जो केमिकल बनाने किस प्रकार का जो जल होता है वो रासायनिक रूप से सबसे अधिक शुद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें टेप वाटर, इसमें भी कंटामिनेटेड होगा, इसमें भी कोई भरोसा थोड़ी है। तो टेप वाटर मतलब नल का पानी क्या, वो तो उसमें कितने सारे बैक्टीरिया वो होंगे, ठीक है। नल का पानी, ठीक है, झरने का पानी, ये भी कंटामिनेट होगा। लेकिन जो सबसे जो शुद्ध होगा वो डिस्टिल वाटर ही होगा, क्योंकि वो एक भाप से बनता है, स्टीम से बनने वाला है चीज़ें, उसमें कोई भी ना बैक्टीरिया होगा, ना उसका कलर होगा, ना उसका कोई स्वाद वगैरह कुछ नहीं होगा, वो प्योर तरीके से शुद्ध होता है। कौन, डिस्टिल वाटर, आशुतोष जल, क्योंकि वो स्टीम से बनता है, ठीक है। ना उसका पीएच होगा, पीएच भी उसका नॉर्मल होगा, 7 पॉइंट, न्यूट्रल होता है, वो किसी काम में नहीं आता वो, ठीक है। वो हमें रिएजेंट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का आया था, हाउ मच 5% HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक अ 500 ml ऑफ 2% सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, और ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 500, ये क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है,
तो अगर हमको सॉल्यूशन बनाते आता है ना, तो इसको हम दोनों तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 500 मिलीलीटर, ठीक है, 2% घोल बनाने के लिए कितना, अब 5% कर दिया, ठीक है, अब 5% कर दिया तो इसमें हमें मिलीलीटर भी कम ही चाहिए ना, क्योंकि परसेंटेज बढ़ा दिया तो इसमें जो मिलीलीटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, जब 200 ऐसा हमें उसको बहुत ही ईजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आते ही है। जब 2% था, कंसंट्रेशन कितनी थी 2%, तो कितना मिलीलीटर ज़्यादा था, 500 था ना। लेकिन जब कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा देते हैं तो वो मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, वो HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा वो, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया गया है तो इसकी जो मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। तो इसका जो आंसर क्या होने वाला हमारा, इसका बी आंसर 200 ml। ठीक है, 200 ml क्यों हो जाएगी, इसका ये पूरा आधा कर दिया। ठीक है, आधे से भी ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ दिया, 5% उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि देखो 500 मिली में इसका 1% बनाएंगे तो ये 250 ml आता है। इसमें जो परसेंटेज, इसमें 2%, अगर इसका और परसेंटेज अगर 1% करते तो इसको मिलीलीटर और बढ़ जाते, इधर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो उसको जैसे जैसे हम आधा करेंगे वैसे जैसे उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे तो हमें कम मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखें, बहुत ईजी है, कंसंट्रेशन के ऊपर ध्यान रखो आप। इसमें ज़्यादा देखो, ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूशन बनाए, कॉन्सेंट्रेशन कम है, कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है, HCl का परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो उसकी जो मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा तो कम हो जाएगी ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग 24 यूरिन इज कलेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या नेगेटिविटी आ सकती है जब हम 24 घंटे के मूत्र संग्रहण के संबंध में गलत कथन को पहचानेंगे। तो इसमें गलत कथन क्या आने वाला है, क्या टेस्ट इज डन इन केमिस्ट्री, ठीक है, या रासायनिक विज्ञान में परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब प्रिजर्वेटिव में भी यूज टू सम टेस्ट, कुछ परीक्षणों के लिए एक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, या रात के दौरान संग्रह खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, रात के दौरान संग्रह खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो यूरिन भी करते हैं तो फर्स्ट जो कुछ मात्रा में यूरिन उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके बाद वाला हम लोग सैंपल लेते हैं। ठीक, सीधा सा सैंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इसमें पूछा बहुत ही इजी तरीके से कि गलत क्वेश्चन बताया इसमें कि 24 घंटे के मूत्र संग्रहण के लिए गलत कथन को पहचानना है। ठीक है, तो इसका जो गलत कथन क्या आएगा हमारा, रात के दौरान संग्रह खाली कर दिया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट टाइम स्पेसिफिकेशन डिस्कार्टेड, ये इसके लिए गलत है। तो पहली बार का नमूना खारिज कर दिया जाता है, ये भी सही है। भाई हम सैंपल लेते हैं तो थोड़ा बहुत उसको बोलते हैं उसको कि पास कर देना और बाद में सैंपल लेना। ठीक है, जैसे आप जैसे यूरिन पास करो वही मत ले लेना, थोड़ा सा पास आउट करना और फिर कलेक्ट करना। तो ये सारी चीज़ें तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्रेटिनिन क्लियरिंग टेस्ट इज डन। ठीक है, तो जो क्रेटिनिन क्लियरिंग टेस्ट होता है वो किसके लिए किया जाता है कि एक क्रेटिनिन निकासी परीक्षण किया जाता है 24, ठीक है, ऑन 24 आवर्स यूरिन ओनली, केवल 24 घंटे के मूत्र पर, या ओनली सीरम के लिए, ठीक है, सीरम पर, या सीरम ड्रॉ 3 days बिफोर कलेक्ट 40 आवर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा हमारा टू डिटरमाइन ऑफ किडनी फंक्शन। ठीक है, इसमें जो क्या आएगा, गुर्दे के कार्य का निर्धारण करने के लिए हम लोग क्रेटिनिन टेस्ट लगाते हैं, क्रेटिनिन क्लियरिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें तो सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो डी इज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं, उसमें 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो रेक्टम तो क्या है, इसका पार्ट है,
डिओडिनम उसका पार्ट नहीं है। केकम भी है, सिग्मोइड कोलन, ठीक है, सिग्मोइड कोलन भी है, लेकिन जो डिओडिनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। एक सी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारा पेनक्रियाज का हेड दशा होता है, ठीक है। तो ये डिओडिनम, जेजिनम और इलिनियम ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं, ठीक है। इसलिए डिओडिनम हमारा बड़ी आंत का भाग नहीं है, ठीक है। इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर से भी बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी होनी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स नहीं है, तो इसमें एक लार्ज इंटेस्टाइन का दे देगा और बाकी सब, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के होंगे। तो उसमें से कुछ भी सिग्मोइड कोलन दे सकता है, वो रेक्टम दे सकते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें तैयारी करके रखनी है। द केमिकल नेम ऑफ क्या, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, हम कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट नाम हो, केमिकल नाम होता है, ठीक है। तो सी इज इसका राइट आंसर, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। वो तो आपको सभी को पता है कि कैल्शियम क्लोराइड इसका राइट नाम होता है, बस। तो ऐसी चीज़ें पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको हम वो नाम चेंज, ब्लीचिंग पाउडर भी दे सकते हैं, वो ऑप्शन में कैल्शियम CaO, CL2 ऐसा दे सकता है, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर लिखने का भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या और चीज़ें भी देखने का, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो इसका दोनों याद कर लेना। तो इसमें देखो नाम भी आप इसको याद कर लेना, CA कैल्शियम, ठीक है, और क्लोराइड। विच टेस्ट इज यूज टू प्रिजर्व 24 आवर्स यूरिन फॉर इंडोक्राइन टेस्टिंग, ठीक है। अंतस्रावी परीक्षण के लिए 24 घंटे के मूत्रों को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, और इसके ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है, हाइड्रो हाइपोक्लोराइट एसिड या हाइपोक्लोराइट सोडियम हाइपोक्लोराइट का, ठीक है। तो इसमें हम लोग किसका करेंगे, हाइपोक्लोराइट एसिड, हाइपो, ठीक है, हाइपोक्लोराइट एसिड का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। ना ही सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे और ना ही ऑक्जेलिक एसिड का, और ना ही, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हाइपोक्लोराइट एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वेयर शुड स्टेरिलोमीटर स्ट्रिप बी पोजिशनड, ठीक है। जो स्टेरिलोमीटर स्ट्रिप को रखा जाता है, किस कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है, कि उसका पोजीशन बताना है। ऑन द बॉटम सेल्फ ऑफ द ऑटोक्लेव, ठीक है, कि क्या हम क्या करते हैं उसमें को स्ट्रिप को कहाँ रखा जाता है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें ऑटोक्लेव के निचले सेल्फ पर या वायु निकास वोल्व के करीब, ठीक है। उसमें हिंदी इंग्लिश हम दोनों पढ़ लेंगे, ठीक है, कि ऑटोक्लेव के निचले सेल्फ पर मतलब इन क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ एयर एग्जॉस्ट वोल्व या वायु निकास वोल्व के करीब निकटता में, ठीक है, इन द सेंट्रल इच आर्टिकल्स या प्रत्येक आर्टिकल के केंद्र में, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, आप देख रहे हो कि इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, इन द सेंटर ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मीन ऑफ डिटर्मिनिंग ऑफ द अफेक्टिवनेस ऑफ द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। सबसे बेस्ट मतलब अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज कौन सी प्रोसेस करती है, ठीक है। अगर देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। अब देखो स्टेरिलाइजेशन को नसबंदी बोल दिया, बता दिया से, नसबंदी प्रक्रिया की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के सबसे अच्छा साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। देखो हिंदी में तो इसमें समझ में ही नहीं आ रहा, स्टेरिलाइजेशन को देख के हमें कुछ समझ में आ जाएगा कि स्टेरिलाइजेशन में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जो सबसे अच्छी तरह से इफेक्टिव होती है, असरदार होती है, मतलब पूरी तरीके से बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनको किल करती है, ठीक है। तो कल इसमें हम देखने वाले हैं, ठीक है, स्टीम क्लॉक इंडिकेटर्स, भाप घड़ी संकेत, कल्चर टेस्ट, कल्चर परीक्षण, ठीक है, या स्टेरिलोमीटर, थर्मो
थर्मोलोबिक स्ट्रिप। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या आएगा हमारा कल्चर टेस्टिंग। ठीक है, इसका जो आंसर कल्चर टेस्टिंग आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो कल्चर टेस्टिंग से ही हमें पता चलेगा कि वो पूरी तरह से स्टेरिलाइज है या नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, स्टेरिलाइजेशन में देखो कल्चर में कोई सा भी बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, किसी भी तरीके से बारीक चीज़ें हम उसमें नोटिस कर लेंगे। ठीक है, कल्चर मीडिया में, तो कल्चर मीडिया के थ्रू हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, वो सैंपल लेंगे हम और उसमें कल्चर मीडिया में ग्रो करवा के देखेंगे तो उसमें क्या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन पूरी तरीके से हो सकेगा। ठीक है, कुछ भी इसमें ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए जो कल्चर टेस्ट है हमारा राइट आंसर है। ठीक, बाकी जो अदर चीज़ें स्टीम क्लॉक इंडिकेटर, ठीक है, तो वो तो इंडिकेट कर ही देता, लेकिन उसमें भी कुछ बैक्टीरिया मतलब पूर्णतः स्टेरिलाइज वो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया रह ही जाता है। ठीक है, और स्टेरोमीटर, थर्मोलेबल स्ट्रिप, ये भी उतना असरदार नहीं होती है, ये भी इंडिकेट करने के लिए कि स्टेरिलाइज हो गया कि नहीं बताने के लिए करते हैं, लेकिन ये इतना असरदार नहीं है। कल्चर टेस्ट से हमको ये पता चल जाता है कि इसमें अब हम ग्रो करवा के देखते हैं तो कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे जो बेस्ट टेक्निक होती है स्टेरिलाइजेशन के लिए वो है कल्चर टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाट प्राइवेसी, ठीक है, लेजिस्लेशन डील विथ, कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णक है गोपनीयता कानून के लिए। ठीक है, तो सबसे मतलब जो असरदार है, ठीक है, प्राइवेसी मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है जो अच्छी तरीके से प्राइवेसी रखता हो। ठीक है, इस तरीके से हमें समझना है। तो अब प्राइवेट लैब, ठीक है, लैब नंबर, कि प्राइवेट लैब नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए। ठीक है, कि द कलेक्शन यूज्ड एंड क्या है डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन करना है, यूज़ करना है और जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। द प्राइवेसी ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है, कि जो लेबों में काम कर रहे हैं, कि जो संस्था में जो लोग काम कर रहे हैं तो उनका जो हेल्थ वर्कर है उनकी प्राइवेसी रखना है। ठीक है, कि द प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल हेल्थ केयर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है हमारा बी इज़ द राइट आंसर आएगा कि ठीक है द कलेक्शन यूज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। ठीक है, तो यही एक गोपनीयता, ठीक है, एक कानून से कि किसी को भी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। ठीक है, जो हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल, तो किसी भी तरीके की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमें शेयर नहीं करना है कि हम लोग क्या कलेक्शन करके ले आ रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो लैब में ये चीज़ें देखो, अब लैब में रूटीन लोग काम करते हैं उनको पता होता है, भाई लैब नंबर दे दो उससे क्या होगा, उससे कुछ भी वो कुछ उसमें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आती है लैब इन्फॉर्मेशन लैब नंबर से। ठीक है, प्राइवेसी हेल्थ केयर की क्या प्राइवेसी होना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन तो वही चाहिए कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिवरैप्ड एंड डिस्टेलाइज। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण निर्धारण पूर्ण स्थापन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो मतलब डबल से रीयूज करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें आने वाली है, टर्न पैक, ठीक है, एक फटा हुआ पैक या अन ओपन पैक, ठीक है, एक खुला पैक या एक गीला पैक या दिए गए सभी। ठीक है, तो इन सभी का हमें, ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है, तो सभी का पूर्ण निर्धारण और पूर्ण स्थापन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो सबको मतलब कुछ भी चीज़, चाहे एक फटा हुआ पैक हो या खुला हुआ पैक हो या गीला हुआ पैक हो, सभी को डिस्टरलाइजेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी को हमें ऐसे ही उसको नहीं फेंकना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तभी समझ में आएगा हमें जब हम उसको अच्छे तरह से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि जो चीज़ें हैं, ठीक है, रैपिड है, जो खुले जो हम, ठीक है, पैकेट है, हम लोग जैसे क्या कर दिए, कोई किट का हो या कोई पाउडर का हो, ठीक है, क्या कुछ कोई टेस्टिंग का हो, टेस्ट ट्यूब का जो कोई रैपर है, ठीक है, तो उनको हम ऐसे ही नहीं करना है, चाहे वो फटा हुआ है हो या गीला हो या, ठीक है, या ओपन है,
हम सभी को क्या करना चाहिए, उसको डिस्टेलाइजेशन करना ही चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर आएगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सब्सटीट्यूएंट्स द किल डिजीज प्रोड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोट स्पोर एंड इज जनरली अप्लाइड टू इन माइनेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन जब हम स्टेरिलाइजेशन पढ़ते हैं तो इसमें हमें डेफिनेशन ही लिखने को मिल जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन में क्या देखने को मिल जाता है कि उसमें स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या बताती है कि उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल और ख़त्म और रिमूव कर देती है, प्लस स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जब हम डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डिसइंफेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया को किल और रिमूव तो करती है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उनको वो क्या करती है, वो स्टेरिलाइज नहीं कर पाती है, डिसइंफेक्ट नहीं या किल नहीं कर पाती है। ठीक है, जो छोटे स्पोर्स को। ठीक है, तो जो हमारे अब समझ ही गए होंगे। देखो एक कीटनाशक, तो कीटनाशक क्या है, एक ये प्रोसेस है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इस तरीके से आप देखोगे ना तो आप उसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक कीटनाशक एक एंटीसेप्टिक भी है, स्पोर्स को वो क्या किल नहीं करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन की डेफिनेशन ही ये बोलती है। ठीक है, अब डिसइंफेक्शन में कोई भी केमिकल ले लो, हम कोई भी केमिकल, तो केमिकल में क्या है, कीटनाशक तो केमिकल ही होगा, एंटीबायोटिक भी केमिकल ही होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक भी केमिकल होगा। ठीक है, और एक कवकनाशी। ठीक है, एंटी फंगल साइड, ये तो फंगल के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, ये बाकी सारे तो स्टिल वो डिसइंफेक्शन के अंदर आने वाले हैं। कीटाणुनाशक कोई केमिकल होगा तो हम डिसइंफेक्शन में, क्योंकि डिसइंफेक्शन का दूसरा नाम क्या है, केमिकल है ना, तो केमिकल के अंदर आएंगे ये। ठीक, तो ये सब सारे केमिकल वो डिसइंफेक्शन के पार्ट्स है, ना कि ये डिसइंफेक्ट। ठीक है, क्योंकि डिसइंफेक्शन का दूसरा नाम केमिकल मेथड होता है, कि डिसइंफेक्शन को ही हम लोग केमिकल मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ जाए, तो आप तैयार रहें, आप पहचान जाओ। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, एसिड आर स्टोरेड। ठीक है, एसिड को जो अम्ल होते हैं उसको किस में संग्रह करना चाहिए। ठीक है, क्या विद बेस, क्या देखो एसिड को हम बेस के साथ, क्षार के साथ अगर संग्रह करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टोरेज हो पाएगा, वो वहीं पर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत है। ठीक है, इसको हमें समझना होगा कि जो भाई एसिड है तो एसिड और बेस का तो हमेशा कभी बनते ही नहीं है। ठीक है, कभी कभी नहीं बनती है एसिड और अम्ल की, सॉरी एसिड और बेस की। तो बेस के साथ तो ए वाला तो ऐसे दूर हो जाएगा। ठीक है, इन प्लास्टिक एयर टाइट बोतल, भाई प्लास्टिक के एयर को तो अम्ल जला देगा। ठीक, तो इसमें तो स्टोर कर ही नहीं सकते, ए और बी तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, इन मेटल सेफ्टी कैंस, भाई मेटल में भी तो रिएक्शन कर जाएगा ना वो, है ना, क्योंकि मेटल में एसिड है तो मेटल के साथ तो वो ऐसे ही रिएक्शन कर जाएगा। तो एक डीप ट्रे इन ग्लास डॉट की बोतल में, जैसे हम एक और बोलते हैं कि अंबर कलर की बोतल होती है, उसमें हम इसको स्टोरेज करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कांच की है तो कांच के साथ हमारा एसिड क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको आंसर हम लोग समझ सकते हैं कि अम्ल संग्रह। अब एसिड का पूछ लिया, इसमें तो हो सकता है बेस का पूछ ले। ठीक है, तो एसिड हो या बेस हो, हम लोग किस में संग्रहित करेंगे, उसको हम लोग कांच की बोतल में ही उसको स्टोरेज करेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे हम लोग सोल्व करते हैं ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई एसिड को किसके साथ संग्रहित करना चाहिए, तो बेस के साथ तो वो रिएक्शन कर जाएगा, तो आप इसका आंसर लगाओगे नहीं। ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक को भी एसिड हो या अम्ल हो, वो दोनों जला देगा प्लास्टिक को। ठीक है, और मेटल के साथ तो दोनों रिएक्शन कर जाएगा, एसिड भी रिएक्शन कर जाएगा और बेस भी रिएक्शन कर जाएगा। तो जो ग्लास स्टॉपर्ड होगी, एक अलग ही बनी होती है, इनकी जो बोतलें बनी होती है रिएजेंट्स के लिए, ग्लास के लिए। ठीक है, ग्लास की बनी होती है, जो बोरोसिलिकेट की बनी होती है वो भी। ठीक है, तो बोरोसिलिकेट को क्या ना टेम्परेचर को डिस्ट्रॉय करती है और ना पीएच को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो ग्लास की बोतल में हमें स्टोरेज करना, तो इस बार एसिड का पूछ लिया तो हो सकता है उस बार बेस का पूछे, बस तैयार करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग टी सेल क्या है। तो टी सेल क्या है, इसमें टी कोशिका है, खालिस्तान है, तो वो मोनोसाइड है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइड है,
तो अभी हम लोग पढ़े थे कि हमारे हमने हमने क्या पढ़ा था, जो मोनोसाइट, ठीक है। तो ये तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट तो सेल्स का ही वेरिएशन है, ठीक है। जो लिम्फोइड सेल्स है, एक तो एक माइलोइड सेल होती है जिसमें मोनोसाइट, और एक लिम्फोइड सेल होती है जिसमें लिम्फोसाइट बनते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों का फॉर्मेशन तो बोन मेरो में ही होता है, टी और बी लिम्फोसाइट का, लेकिन बोन मेरो का मैच्योरेशन बोन मेरो बी सेल्स का मैच्योरेशन बी सेल में बोन मेरो में ही हो जाता है, लेकिन ये मैच्योरेशन के लिए थाइमस में चले जाती है, ऐसा हमने पढ़ा था। लेकिन ये है क्या चीज़ है, ये लिम्फोसाइड है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते थे ना टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोसाइड। तो अब देखो, अब ए क्यों नहीं कर सको मोनोसाइड, क्योंकि ये मोनोसाइड नहीं है, ये लिम्फोसाइड है। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल भी तो डब्ल्यूबीसी के पार्ट से ही है, ठीक है। तो इसका इजिनोफिल भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट से, तो आप इसको 100% लगाओगे, लिम्फोसाइड ही करके आओगे। अब बस आप पढ़े हो कि लिम्फोसाइड क्या होते हैं, टी हो या बी हो। तो इस बार टी पूछा तो वो अगली बार बी पूछ सकता है, भाई कुछ भी पूछ सकता है इससे रिलेटेड, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन में अगर ये उल्टा कर भी के भी पूछ लिया, लिम्फोसाइड पूछ लिया इसमें से, ठीक है। और टी सेल्स बी सेल्स क्या है, लिम्फोसाइड है, मोनोसाइड है, ऐसे ऐसे कुछ भी इसमें से वेरिएशन करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो टी सेल्स और बी सेल एक लिम्फोसाइड सेल्स है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट आर एडेड टू डिस्टिल वाटर इन कंटेनर, व्हाट टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द पोटेशियम ऑक्सलेट। इसमें क्या बताया गया कि पोटेशियम ऑक्सलेट के ठोस क्रिस्टल को एक कंटेनर में आशुतोष में मिलाया जाता है, डिस्टिल वाटर में मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो पोटेशियम ऑक्सलेट के लिए शब्द का अच्छा वर्णन क्या होगा, ठीक ठीक है, अपोजिट, ठीक है। इसमें क्या है, पोटेशियम ऑक्सलेट ठोस है, ठीक है। वो ठोस है मतलब वो क्या है, विलय है, ठीक है। वो क्या है, विलय है भाई, पानी में जाके डिस्टिल वाटर में जाके घुलेगा ना। अब डिस्टिल वाटर क्या है, पानी क्या है, वो विलायक है, घुलाने वाला, ठीक है। तो पोटेशियम शब्द किससे अच्छा वर्णक बोला है, ठीक है, कि वह सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, विलायक है या सोल्यूट है, ठीक है। तो अब ठीक है, जैसे मैंने पहले इसमें डिस्कस कर दिया है कि पोटेशियम क्या है, एक तो ये विलय आएगा ना भाई, डिस्टिल वाटर क्या है, वो तो विलायक है, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन घोल घोल नहीं बनेगा, ठीक है। पोटेशियम का घोल ऑक्सलेट किस शब्द का सबसे अच्छा वर्णक बोला गया है, उसका मिश्रण बोलता तो इसका आंसर सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अगर इसमें मिश्रण बोलता तो इसका आंसर क्या हो जाता है, जब पोटेशियम डिस्टिल वाटर के साथ मिल रहा है, आशुतोष तेल के साथ मिल रहा है, तो इसका आंसर सॉल्यूशन बनता है। लेकिन वो सिर्फ अकेले पोटेशियम का ही पूछ रहा है अभी, भाई वहाँ पर भी जाएगा तो वो क्या क्या रिलेट करेगा, वो विलय होगा या विलायक होगा, ठीक है। तो वो विलायक नहीं होगा, वो विलायक तो हमारा डिस्टिल वाटर ही रहता है, घुलाने वाला ही रहता है, वो विलय रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे कि वो विलय होगा, बहुत ईजी है ऐसी ऐसी सारी चीज़ें। तो विलय और विलायक में कन्फ्यूज़न न होगा भाई, पानी जो लिक्विड होगा ठोस होगा वो तो घुलेगा, मतलब वो विलय है, क्या है वो विलय, लिक्विड होगा वो भी। लेकिन अगर ऐसा पानी या वाटर ऐसा शब्द आता है तो आप उसको विलायक, क्योंकि वो विलायक है, घुलाने वाला, ठीक। तो इसका आंसर हमारा विलय आएगा, पोटेशियम के लिए कौन सा शब्द है, विलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच केमिकल आर मोस्ट हाईली मेलिएबल, ठीक है। क्वेश्चन को समझना चाहिए, बहुत आसान होता है। कौन से रासायनिक सबसे अधिक आघातवर्णीय होते हैं, ठीक है। आघातवर्णीय मतलब डेंजरस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, मजबूत ऑक्सीकारक, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर, ठीक है। एक देखो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है इसमें कि कौन से रासायन सबसे अधिक आघातवर्णीय होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ठीक है, मजबूत ऑक्सीकारक, या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर्स, मजबूत रिड्यूसर्स, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, या एसिड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा घातक कौन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका आंसर किसी को मतलब कोई एसिड करके आया था इसको, ठीक है। तो इसका आंसर एसिड नहीं होने वाला है, इसका आंसर आता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। सबसे जो घातक वर्धनी होता है, डेंजरस। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर क्यों आया है, समझने वाली भी था भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीडाइजर होगा, वो भी क्या हमको कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहा है, वो भी हमारे लिए उतना घातक नहीं होगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अब ऑर्गेनिक में कुछ भी डेंजरस ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग किसी रासायन के साथ में घोलेंगे तो वो तो हमारे लिए डेंजरस ही होंगे ना, ठीक है। तो इसका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच सेफ्टी इक्विपमेंट इज नॉट नीडेड व्हेन मेजरिंग आउट अ वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, मजबूत आधार के आघात को मापते समय किस सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेफ्टी ग्लव्स के लिए, ठीक है, तो सेफ्टी ग्लव्स तो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है, लेमिनार फ्लो हुड, लेमिनार फ्लो हुड, प्रोपेट, ठीक है, और रबर बोतल कैरियर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारा लेमिनार फ्लो हुड। अब लेमिनार फ्लो हुड में इसमें कोई रूल्स नहीं है, तो इसमें हम ऐसे समझते हैं भाई सेफ्टी गोगल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नीचे देखेंगे प्रोपीपेट भी होना चाहिए। प्रोपीट मतलब जो झब्बी होती है, ठीक है, कोई भी केमिकल हम लोग कोई किसी बोतल में डाल रहे हैं तो क्या प्रोपीपे होना ज़रूरी है, झब्बी, कीप, फनल, तो उसके ताकि वो हमारे हाथों पे या बाहर नहीं फैले। ठीक है, रबर बोतल कैरियर, रबर बोतल कैरियर भी होना ज़रूरी है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा लेमिनार फ्लो हुड। ठीक है, तो लेमिनल फ्लो हुड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन समझ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी रहते हैं, बस हमको समझने में दिक्कत आ जाती है, तो इसको अच्छे से समझे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। कि भाई गूगल की तो आवश्यकता होगी ना हमें, और इसमें प्रोपीपेट, क्योंकि जो बोतल में कोई भी हम पोरिंग कर रहे हैं तो हम वो फैल सकता है हमारे हाथों पे या गिर सकते हैं। ठीक है, और रबर बोतल की कैरियर की भी आवश्यकता होती है, इसलिए लेमिनर फ्लो हुड की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। विच, ठीक है, हालांकि जब हम बैठते एग्ज़ाम तो टफ लगते ही है, एकदम से हम उसको इंटरफेस करते, तो अब इस चीज़ को भी आप एक एग्ज़ाम मान के चलो, इस वीडियो को भी आप एग्ज़ाम मान के चलो, तो आप उसको बहुत ही इजी कर सकते हो। ठीक है, विच रिएजेंट यूज टू एम्बेडेड टिश्यू आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो अब ठीक है, अब हमने बताया था कि टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन होता है, डीकैल्सिफिकेशन होता है, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो इसमें क्या एम्बेडिंग पूछा गया, तो एम्बेडिंग में किस रिएजेंट की आवश्यकता होती है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना कि फिक्सेशन में कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, डीकैल्सिफाई के लिए रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और फिक्सेशन, और उसमें क्या आ जाता है हमारा क्लियरिंग। ठीक है, तो क्लियरिंग किससे हम लोग करते हैं, जाइलिंग। ठीक है, अब एम्बेडिंग इसमें पूछा है। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना कि, ठीक है, तो इम्बेड किससे करते हैं हम। अब इम्बेड का मतलब होता है, इसमें देखो इम्बेड हम लोग इसमें देखेंगे कि इम्बेड का मतलब क्या है, उत्तों को इम्बेड करने के लिए किस अभिकर्म का, इम्बेड मतलब उसको कठोरता प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, तो कठोरता किससे प्रोवाइड करवाएंगे हम लोग भाई, पर माउंटिंग से, तो हम उसको, ठीक है, क्या करेंगे उसमें कठोरता, वो सॉलिड बनाना है उसको, ताकि हम उसको अच्छे से उसको उसको एग्जामिनेशन करेंगे। देखो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, एक है फॉर्मलिक एसिड, तो ये तो हमारा एक प्रिजर्वेटिव है। जाइलिन हमारा क्लियरिंग एजेंट है। पैराफिन क्या हमारा एम्बेडिंग एजेंट है। ठीक है, एम्बेडिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं हम लोग, पैराफिन। तो हमें ऐसा यूज़ करना है, एक दो चीज़ें तो हम निकाल देना भाई। ठीक है, जो जाइलिन है ये क्या है, क्लियरिंग एजेंट है। फॉर्मलिन क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन इसमें एम्बेडेड पूछा है। ठीक है, तो परमाउंट, ठीक है, परमाउंटिंग नहीं होती इसमें, पैराफिन होता है, पैराफिन वैक्स होता है, वो क्या उसको सोलिडिफाई करवाता है। ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से काट सकें, छोटे छोटे लाइक रिबिन में हम इसको डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसके ऊपर से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एम्बेडिंग की जगह कुछ क्लियरिंग आ गया, ठीक है, फिक्सेशन आ गया, डिकैल्सिफाई आ गया, रिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ऐसे शब्द आ गए, तो आप उसमें तैयार रहें। व्हाट रिएजेंट इज अ म्यूटाजेनिक या क्लास्ट्रोजेनिक। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, उत्परिवर्तन कौन सा अभिकारक होता है, उत्परिवर्तन की बात कर रही है उसमें। ठीक है, क्रिस्टल वाइटलेट, पिक्रिक एसिड, या पीरक आम्ल, ठीक है, या जेंकर फ्लूट, ठीक है, या ब्राज़ील फिक्सेटिव, इसमें नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्राज़ील फिक्सेटिव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है हमारा उत्परिवर्तन। ठीक है, मेटाजेनिक। ठीक है, मेटाजेनिक या क्लास्ट्रोजेनिक पूछा गया, तो जो क्रिस्टल वायलेट होता है हमारा वो म्यूटाजेनिक या क्लास्ट्रोजेनिक रिएजेंट होता है। कौन हमारा, क्रिस्टल वायलेट। ठीक, विच इज़ द फॉलोइंग हार्मोन्स डायरेक्ट रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो आपको ये सभी को पता होगा। ठीक है, तो इंसुलिन को, सॉरी,
ग्लूकोज को बढ़ाने में कौन सा हार्मोन्स होता है, ठीक है, कौन कौन बढ़ाने के लिए और घटाने के लिए कौन सा होता है, और उनको बैलेंस करने के लिए कौन सा हार्मोन, ठीक है। तो इसमें देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें पूछा गया है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इंसुलिन होता है वो शुगर को क्या करता है, वो नियंत्रित करता है, कम करता है, ठीक है। और जो इसमें ये क्या होता है, पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, एक अल्फा सेल और बीटा, तो जो ग्लूकागोन होता है वो अल्फा चेन से सिक्रेट होता है, जो कि क्या करता है, शुगर को बढ़ाता है, ये नियंत्रित नहीं करता है, वो बढ़ाता है। कौन, पेनक्रियाज का अल्फा, जो अल्फा सेल्स होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकागोन, जो वो शुगर के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन जो इंसुलिन का काम होता है, जो वो कौन सी सेल से रिलेट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, पेनक्रियाज की कौन सी सेल्स, तो वो पेनक्रियाज की बीटा सेल्स है, तो बीटा सेल्स से रिलीज होता है वो इंसुलिन होता है जो शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा इंसुलिन, ठीक है। अब और क्वेश्चन आ गए, देखो कुछ क्वेश्चन सरल आते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े घुमावदार हो जाते हैं, वो भी सही, वो भी इजी रहते हैं, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछ लेते हैं, इसलिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट, ठीक है। तो ग्राम स्टेनिंग किसने दिया था, ग्राम स्टेनिंग की शुरुआत किस वैज्ञानिक ने किया था, तो क्रिश्चियन ग्राम ने किया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने जब एक लेक्चर लिया था उसमें हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो क्रिश्चियन ग्राम, देखो इसमें सिर्फ क्या है, उसमें नाम उसमें चेंज कर दिया, सरनेम तो उसकी वही है, ठीक है। अल्फ्रेड ग्राम नहीं है उसमें, और नहीं उसका जो है रॉबर्ट्स कुक भी नहीं है, जो क्रिश्चियन ग्राम्स था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग की थी, जो बैक्टीरिया को नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेनिंग का यूज़ किया था किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने। तो बी इसका राइट आंसर आया। विच इज द फॉलोइंग पैरासाइट डजेंट डेवलप सिस्टिक स्टेज, ऐसे कौन से पैरासाइट्स है जो सिस्टेस क्या करता है, सिस्ट डेवलप नहीं करते हैं, सिस्ट स्टेज तक जाते ही नहीं है, ठीक है। ऐसा निम्न में से कौन सा परजीवी सिस्ट चरण विकसित नहीं करता, ठीक है। जो सिस्टिक, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिस्टिक स्टेज को डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिस्टिक स्टेज तक जाते ही नहीं, ठीक है। तो वो कौन से बैक्टीरिया होने वाले हमारे, जियार्डिया लिम्बिया, ठीक है, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, इंटरोबियस वर्मिकुलस या ट्राइकोमोनास वेजानालिस। तो जो हमारा ट्राइकोमोनास वेजानालिस है ये क्या होता है, ये सिस्ट डेवलप नहीं करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट अफेक्ट कर देता है, ठीक है, ये डायरेक्ट वेजाइनल पार्ट को अफेक्ट करने का होता है। बाकी जियार्डिया लिम्बिया, एंटामोबा हिस्टोलाइटिका, इंटरोमिकुलस, ये सब अपने अपने सिस्ट जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन जो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस का है ये जेनाइटल ट्रैक्ट को डायरेक्ट अफेक्ट कर देता है, ठीक। तो डी इसका राइट आंसर आता है। ये है बहुत इजी है, ठीक है, बस इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार आप कि कौन कौन से सिस्टर, जब हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तब इसमें आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी ऐसा दे सकता है ये क्वेश्चन, तो इसमें आगे की तैयारी करके रखें। अब ये एंटीबॉडी के ऊपर से पूछ लिया कि विच ऑन द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर इन पेंटामर, ठीक है। अब पेंटामर की बात हो रही है तो ये बहुत ही ईजी आंसर है इसका, ठीक है, डाइमर, मोनोमर, ठीक है। तो बहुत सारी जो तीन हमारी जो एंटीबॉडी है वो 5 होती है, गेम्ड, हम उसको गेम्ड तरीके से पढ़ते हैं उसको, ठीक है, IG, IgA, IgE, IgG, IgM और IgD करके, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर होता है IgM क्या हमारा पेंटामर होता है, ठीक है। पेंटामर कौन आएगा, इसके जो स्ट्रक्चर्स के ऊपर बताया गया है, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर बताया गया है, इसमें स्ट्रक्चर्स पूछा गया तो निम्नलिखित हीमोग्लोबिन में कौन सा पेंटामर के रूप में प्रकट होता है, तो IgM हमारा पेंटामर इसका स्ट्रक्चर्स होता है, मतलब ये पांचों साइड ये जुड़ी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब अ राइस वाटर स्टूल, ठीक है, इज कैरेक्टर ऑफ पेशेंट, ठीक है, तो अ राइस स्टूल इज अ कैरेक्टर्स ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ, ठीक है, राइस के पानी का स्टूल, ठीक है, जो दस्त होते हैं वो एकदम जो हमारी जैसे हम चावल बनाते हैं और जो जो पानी दूधियापन होता है, ठीक है, इस तरीके का दस्त लगते हैं किसी को,
तो वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बूटालिम के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण, या सीजेला डिसेंट्री के कारण, या विब्रियो कोलेरा के कारण। तो जो विब्रियो कोलेरा है वो क्या होता है, दस्त करता है हमारा, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरा के कारण राइस के पानी का स्टूल पास होता है, ठीक है। जो हम चावल बनाते हैं और जो पानी उसका जो दूधियापन दिखता है, तो इस तरीके का दस्त लग जाते बच्चों को, तो वो कौन से बैक्टीरिया के कारण, तो विब्रियो कोलेरा के कारण, ठीक है। तो आज के पार्ट्स में इतने ही है, नेक्स्ट पार्ट में हम अगले को डिस्कस करेंगे जितने जो बचे हुए हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको अगला पार्ट मिल सके, और बेल आइकन दबा लेना।